हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आपका इस लेक्चर वीडियो में आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का। क्या देखेंगे? क्लास 10th का केमिस्ट्री, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। यानी आपको साइंस में जो कि तीन बुक पढ़ना है, यानी एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। यानी आपको 3 बुक पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का टॉप 50 लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। क्या देखेंगे? हम लोग 50 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। अगर आप लोगों ने इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यानी हम लोग इसी टाइप पे जो कि 50-50 क्वेश्चन करके केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों का करेंगे, यानी टोटल का टोटल क्वेश्चन 150 हो जाएगा। यानी हम लोग अगर 150 क्वेश्चन, जैसे कि देखिए आपको सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम वही आपको क्वेश्चन जो कि छाँट कर देंगे। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे देखिए अगर साइंस में हम 150 क्वेश्चन एक साथ लेकर आते तो आपको जो है कि देखने में परेशानी होती है, आपको याद करने में भी कठिनाई होती। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का टॉप 50 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर, जिसको कह सकते हैं, यानी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी। तो यह जो है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा, यानी 2 नंबर का जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वह आपके लिए यह क्वेश्चन होगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है यानी दीर्घ उत्तरीय, तो उसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपका नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो को अच्छी तरह से देख सके। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लेटिनम, क्या है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? यानी कह रहा है कि जो प्लेटिनम है, सोना है और चांदी है, उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वह आभूषण, यानी आभूषण का मतलब होता है गहना, जो भी हम लोग गहना, यानी औरत लोग या जो भी हम लोग पहनते हैं ना, जैसे अंगूठी, सिकड़ी, ये सभी, तो हमारा क्या है, गहना है। तो उसको जो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है वह क्यों किया जाता है? तो यही आपका प्रश्न है। आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का। क्या कहा है? प्लेटिनम सोना एवं चांदी धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। यानी कह रहा है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी जो धातुएं है, यह जो है कि धातु है, और यह जो है कि बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, यानी यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, और साथ ही इनका संक्षारण भी नहीं होता है। यानी कह रहा है कि इसका संक्षारण भी, यानी इसमें जो है कि जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो वह झरना शुरू हो जाता है, वही हमारा क्या है, एक संक्षारण का उदाहरण है। तो वह जो है कि इसके साथ क्या होता है, नहीं होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और बहुत पुराने हो जाने के बाद भी ये चमकते रहते हैं। यानी यह जो है कि बहुत पुराने हो जाने के बाद भी यह क्या होता है, इसकी चमक जो है वह बनी रहती है, वह हमेशा चमकते रहता है। इसलिए प्लेटिनम सोना एवं चांदी धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। यानी इसलिए जो है कि यहाँ पे प्लेटिनम होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसलिए जो है कि क्या कहा है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी धातुओं का जो उपयोग है वह हम लोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, यानी करते हैं। तो वह जो है कि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा वह किताब से अलग हटकर अपने लैंग्वेज में सरल और आसान भाषा में आपको दिया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरी तरह से बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा यहाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, क्यों? यानी कह रहा है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक जो है वह उच्च होता है, यानी अधिक होता है, वह क्यों होता है? तो यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 14 के बोर्ड एग्जाम में, यानी 14 के जो 2014 में है, यह क्वेश्चन पूछ रखा है और यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या कहा है, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। यानी जो आयनिक यौगिक है वह धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से मिलकर के बने होते हैं। वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये आयन एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं। यानी कह रहा है कि वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जो है वह क्या है, यह आयन जो है वह एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से, यानी काफ़ी मजबूती के साथ वह जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ या बंधे रहते हैं।
इनके आकर्षण बल को कम करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहा है। जैसे देखिए यहाँ पे कहा है कि यह जो है कि एक दूसरे से यह धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से यह बना होता है और यह जो है कि वैद्युत आकर्षण बल के कारण यह एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे हैं, यानी जुड़े रहते हैं एक दूसरे के बीच। और इनको अगर देखिए अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे से अगर काफ़ी मजबूती से जुड़ा हुआ है तो उसको हमको अलग करने के लिए क्या होता है, बहुत ही अगर जैसे कोई दो मनुष्य को ही ले लेते हैं, दो मनुष्य की अगर दोस्ती बहुत अच्छी तरह से गहरी दोस्ती है, उसको तोड़ने के लिए क्या होगा, आपको बहुत सारे साजिशें रचनी पड़ेगी, यानी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उसी तरह किसी भी चीज़ को अगर वह मजबूती से बंधा हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की यानी अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। तो वही कहा है कि इनके आकर्षण बल को जो कम करने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। यानी यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको आंसर पसंद आया होगा। अब पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आंसर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वह क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है पहले जो है यह 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता था, यानी जो भी 3 नंबर का क्वेश्चन पहले जो है एग्जाम में वह 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता था। तो यह जो है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता था, लेकिन अभी जो है यह अगर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, या फिर ये क्वेश्चन देगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा, आपको उसी का आंसर देना है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपको इस दोनों को साथ मिलाकर पूछता है तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत और कुछ ऐड कर दे या फिर इतना ही दे दे तो वह आपको 5 नंबर में पूछ देगा, या फिर इसी को दे देगा उसमें कुछ उदाहरण ऐड करने के लिए दे देगा, वह आपको 5 नंबर के एग्जाम जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग यह जो आंसर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसका आंसर करेंगे। जैसे देखिए क्या कहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पे है जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कह रहा है जैसे देखिए हमारा क्या होता है, जब हम कोई अभिकारक या उत्पाद यानी जो रासायनिक समीकरण हम लेते हैं तो उसमें जब अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, कोई उत्पाद बनता है तो वह दोनों जो होगा, अब अभिकारक में जो क्या है परमाणु संख्या और उत्पाद की जो भी परमाणु संख्या है वह क्या होना चाहिए, समान यानी बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर है तो वह क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे आप समझिए अगर आप कोई चीज़ वजन करते हैं तो एक तरफ आप जो है कि बटखारे के रखते हैं और एक तरफ सामान को रखते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि यह हमारा इक्वल यानी बराबर हो गया, अब हम इससे संतुष्ट है या यह संतुलित है। तो वही हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पे अब समीकरण के रूप में कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो यही आपका आंसर है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु संख्या अगर समान होगी तो वह उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अभिकारक जो है वह आपको अभिक्रिया में भाग लेता है, वह अभिकारक कहलाता है, और उत्पाद जो है वह अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है, उत्पाद होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे है जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है, क्या है 2H पे होगा आपका 2H2 + O2 एरो मार्क 2H2O। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका आंसर हो, ये जैसे यहाँ पे दिया है 2H2O तो यहाँ पे सिर्फ 2H2 होगा, आपको O नहीं होगा, प्लस O2 एरो मार्क 2H2O। यह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा H इधर कै गो है, H के पहले 2 है और H के यहाँ पे जो है कि पावर में भी यहाँ पे 2 है, इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 में 2 से तो 4 आएगा, तो हमारा H कै गो आ गया, 4 गो आ गया। इस तरह
तरफ भी हमारा H कै गो है, 2 गो है, सॉरी H कै गो है तो 4 गो आ रहा है, 2 में 2 से तो 4 आएंगे। उसके बाद इधर O कै गो है तो वो आपका 2 गो है, और इस तरफ O के बाद कुछ नहीं है तो उसको समझिए कि 1 है, और यहाँ पे 2 है तो इस 2 से जो है वह सब में गुना होगा, तो 2 से 1 में करेंगे तो 2। तो इधर भी O हमारा कै गो है, 2 गो है, और इधर भी O 2 गो। इधर आपका H जो है वह 4 गो है, और इधर भी H आपका 4 गो है। यानी इसमें जो यह O है यह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग काट दीजिएगा, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा क्या बना रहा है, जल। तो यह जो है कि हमारा अभिकारक है, और यह जो प्राप्त हो रहा है वह हमारा उत्पाद है। तो यही आपका रासायनिक समीकरण था। और अब इसको कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कहा है, वही क्वेश्चन आपका है जिसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आंसर क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यानी हम कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना इसलिए आवश्यक समझते हैं क्योंकि वह रासायनिक समीकरण जो है वह क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का वह पालन करता है, यानी नियम का उसका पालन करता है। और द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है, नियम है, वह कहता है कि उसके अनुसार जो है वह द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश होता है। द्रव्यमान केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यानी हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं लेकिन उसका विनाश नहीं कर सकते हैं या हम उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 14 के और 16 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो भी आपको देंगे वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी गेस किया हुआ प्रश्न रहेगा। तो आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा चांस बनता है, यानी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, या फिर कहेगा कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है। तो रखा जाना या संग्रहित किया जाना, एकत्र किया जाना, वही बात है। तो इस आप जो है कि यहाँ पे देखिए क्या कहा है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो यह तीनों नहीं देकर आपको सिर्फ ये भी दे देगा कि सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर क्यों संग्रहित करते हैं या क्यों रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन वही है जिसका आंसर आपको वही देना है। सिर्फ अगर सोडियम पूछेगा तो हम सिर्फ सोडियम लिखेंगे, और तीनों पूछेगा तो तीनों लिखेंगे। तो वही आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है वह सामान्य ताप पर नमी एवं वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। यानी कह रहा है कि जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है वह सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर वह क्या करता है, नमी एवं वायु के ऑक्सीजन से वह अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद वह क्या होता है, जल उठता है, यानी जलने लगता है। जिसके कारण क्या है, तेल में ये न तो घुलते हैं और न अभिक्रिया करते हैं। यानी तेल में जब उसे रख दिया जाता है तो वह घुलता है और न कोई अभिक्रिया करता है, जिसके कारण वह क्या है, सुरक्षित रहता है। तो इसलिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को सुरक्षित रखने के लिए तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। यानी यही आपका आंसर है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है वह सामान्य ताप पर नमी एवं वायु से वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह जलने लगता है और वह क्या है, बर्बाद हो जाता है। जिसके कारण उसको हम सुरक्षित रखने के लिए किरोसिन तेल के अंदर संग्रहित करके रखते हैं, जिससे वह तेल के अंदर ना ही अभिक्रिया करता है और ना ही वह घुलता है। तो यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम 14 और 18 के में पूछ रखा है। तो आप यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको आंसर भी बहुत ही प्यारा सा मिलेगा, आसान और सरल भाषा में। क्या क्वेश्चन कहा है समझिएगा। कह रहा है कि जब लोहे की हम कील लेते हैं, उसको कॉपर सल्फेट के अगर विलयन में डुबा देते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी जो विलयन का रंग है वह जो है कि रंग, और जैसे ही लोहे का कील को उसमें डुबाते हैं तो वह क्यों बदल जाता है, यही आपका क्वेश्चन है। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है
तब लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या है, यानी जब लोहे की कील को हम लोग उसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालते हैं तो वह क्या है, उसके लोहे के ऊपर जो है वह लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। क्या है, वह परत चढ़ जाती है और लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी लोहा जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। उसके ऊपर जब परत चढ़ जाती है तो वह क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से उसी के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण आयरन का गहरा नीला रंग, विलयन का गहरा नीला रंग जो होगा, यहाँ पे विलयन होगा, विलयन का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। यानी जो विलयन का गहरा नीला रंग जो था पहले वह नीला रंग था, अब वह हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। अतः इससे ज्ञात होता है कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपका जो है कि क्या हो रहा है, साबित हो रहा है कि आयरन जो है वह कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील, यानी उससे वह अधिक शक्तिशाली है। जब वह शक्तिशाली है तभी तो वह उसी के विलयन से उसको, जैसे किसी को हम अपने ही घर से अगर निकाल देते हैं तो वह कोई दूसरा अगर बंदा अगर जा रहा है और उसको खुद अगर उसके घर से निकाल रहा है तो दूसरा जरूर है कि उससे ताकतवर है, तो उसके पास शक्ति ज़्यादा है, तभी तो वह उसको निकाल रहा है, चाहे वह किसी तरह से शक्तिशाली हो। तो वही कहा है कि आयरन जो है यहाँ पे कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है या अधिक शक्तिशाली है, जिसके कारण वह उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, और आयरन सल्फेट बनता है जिसके कारण विलयन का रंग जो है वह परिवर्तित हो जाता है। तो यही आपका आंसर है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 12 के और 19 के सी और 2, यानी 19 का जो है वह सेकेंड पाली और यह कंपार्टमेंटल वाले एग्जाम में भी यह पूछ रखा है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन पे या कोई आंसर पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समवायता किसे कहते हैं, यानी समवायता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि समवायता किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण देना है। आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि जब दो या दो से हम कोई अधिक यौगिक लेते हैं, कार्बनिक यौगिक, तो उसके जो अणुसूत्र है वह क्या होगा, समान होगा, किंतु उसके संरचना सूत्र अलग अलग होना चाहिए। जैसे हम किसी को एक ही सूत्र को कई प्रकार से उसको आकृति दे सकते हैं, वही कहा है कि उसका क्या होगा, सूत्र समान होना चाहिए अणुसूत्र, लेकिन संरचना जो होगा वह अलग अलग होना चाहिए। तो जब अलग अलग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समवायवी कहेंगे। क्या कहेंगे, समवायवी कहेंगे। और यौगिकों के ऐसे गुण को समवायवता कहते हैं। यानी यौगिकों को जो यह गुण है वही हमारा क्या कहलाएगा, समवायवता कहलाता है। जैसे पेंटेन यहाँ पे दिया है उदाहरण के लिए, जैसे पेंटेन के 3 समवायवी है, यानी पेंटेन के जो है वह 3 समवायवी है। वह कौन है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, यानी इसके 3 समवायवी है। तो यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि पेंटेन के कितने समवायवी है, तो आपको बताना है 3, या फिर पूछेगा कि पेंटेन के इनमें से कौन समवायवी है, तो आपको ऑप्शन में तीनों देगा, तो लास्ट ऑप्शन डी रहेगा इनमें से सभी, या फिर तीनों में से अगर कोई एक रहेगा तो आपका तीनों ऑप्शन कुछ अलग रहेगा, तो आपको टिक कर देना। अब देखिए पेंटेन का जो सूत्र है वह क्या होगा हमारा, C5H12। क्या होता है, C5H12 होता है, यानी H12 होता है। जैसे देखिए यह पेंटेन है तो यह एल्केन श्रेणी की यौगिक है, और एल्केन का जो सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है, H2n+2 होता है। अब n जो है वह हमारा क्या है, यहाँ पे संख्या है, यानी यह पेंटेन जो है वह 5 नंबर पे आता है, तो यहीं पे हमारा Cn यानी C5 और H2n यानी 2 × n हो जाए, n का मान हो जाएगा 5 और +2। तो अब 2 से 5 गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो वही हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, C5 और H2
12 यानी H12। तो हम इसको कह सकते हैं कि C5 और H12 यह जो है कि आपका पेंटेन का सूत्र है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ देता है, या फिर पूछ देगा कि पेंटेन जो है वह किस श्रेणी की यौगिक है, तो यह आपका एल्केन श्रेणी की यौगिक है। तो यहाँ पे आंसर आपको देख अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। यह आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कि 15 के द्वितीय पाली में पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पे इसका 3 समावेश जो था वह नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन था। इसकी जो आकृति बनती है वह तीनों अलग अलग बनती है। अगर आपको इसको अच्छी तरह से पूरी आकृति यानी चित्र के साथ अगर आपको देखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए हम इसको बोर्ड के माध्यम से वीडियो बनाकर जरूर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, यानी उत्प्रेरक जो है वह क्या है, यही आपसे पूछा है। पूछ देगा कि उत्प्रेरक क्या है, या उत्प्रेरक किसे कहते हैं, या उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, आप आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु उनके बिना रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होता है। यानी कह रहा है कि उत्प्रेरक जो है वह वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है वह भाग नहीं लेते हैं और परंतु उनके बिना जो है वह रासायनिक अभिक्रिया संभव भी नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक जो है वह रासायनिक अभिक्रिया को तेज या मंद यानी तीव्र या धीमा गति से वह कर देता है। उसकी जो है अभिक्रिया जो है वह तेज या मंद कर सकते हैं। तो यही आपका उत्प्रेरक का परिभाषा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि उत्प्रेरक जो है वह पदार्थ है वह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है परंतु उसके बिना रासायनिक अभिक्रिया संभव भी नहीं हो पाता है। जैसे देखिए अगर कोई इंसान जैसे होता है, कोई मनुष्य है, तो आपके लिए वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि कोई भी काम अगर आप करते होंगे तो उसी के पूछ से यानी उसी के मदद से या उससे ही पूछ करके आप करते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, वह काम तो वह आपको नहीं कर रहा है, आप काम खुद अपना आप ही कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है, उसके बिना आपका काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने जो है कि उसी के ऊपर निर्भर हो गए हैं, उसी के द्वारा। अब अगर वह चाहेगा तो आपके काम को 2 दिन में पूरा करा सकता है, वह चाहेगा तो आपको वह नियम नहीं बताएगा तो वह काम आपको 5 दिन भी खींच सकता है या फिर वह 2 साल भी खींच सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वही जो कहा है कि उत्प्रेरक जो है वह रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेगा, तेज या मंद कर देता है और वह जो है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसके बिना यह संभव नहीं होता है। तो यही आपका उत्प्रेरक का परिभाषा है। आशा करता हूँ कि यह जो है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर भी समझ में आया होगा। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 17 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है और यह बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। यानी इसका उदाहरण के साथ कह रहा है कि इसका परिभाषा दीजिए और इसके उदाहरण भी बताइए। तो देखने का प्रयास कीजिएगा आंसर क्या कहा है, अम्ल एवं क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत यही आपका मेन पॉइंट है। क्या कहा है कि अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होता है तो वह क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। और या क्या कहा है, जल बनता है या प्राप्त होता है, वही बात है कि जल बनेगा या प्राप्त होगा। तो वही बात, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अम्ल और सिंपल भाषा में समझिएगा कि जब अम्ल और क्षार के बीच कोई अभिक्रिया होगा उससे अगर हमको लवण और जल प्राप्त हो रहा है तो वह जो अभिक्रिया होगा हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो यह जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि अम्ल एवं क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, यह कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन में रहेगा। या फिर इसका कुछ उदाहरण दे करके उससे भी पूछ सकता है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उदाहरण देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, जैसे 1 नंबर में है NaOH प्लस HCl। क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो मार्क NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी यहाँ जल बन रहा है। अब देखिए NaCl जो है वह हमारा सोडियम क्लोराइड यानी यह एक लवण है और H2O यानी यहाँ जल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो NaOH है यह हमारा क्या है, क्षार है और HCl जो है वह अम्ल है। यहाँ पे NaOH हमारा क्षार है और HCl अम्ल है। तो अम्ल
और क्षार के बीच जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है, NaCl जो कि एक लवण है और H2O जो कि जल है। तो यही हमको अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त हुआ जो कि हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये भी आपको जो है कि दे देगा क्वेश्चन में और आपसे पूछेगा कि यह जो दिया गया रासायनिक समीकरण है वह किसका उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया को, तो आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। उसके बाद है 2 नंबर में CaOH का होल 2 + 2HCl एरो मार्क CaCl2 + 2H2O। यहाँ भी हमारा CaCl2 जो है वह कैल्शियम क्लोराइड है, यह हमारा क्या है, एक लवण है और यहाँ पे 2H2 यानी H2O जो है हमारा जल प्राप्त हो रहा है और HCl हमारा यहाँ पे अम्ल था और CaOH का होल 2 यह हमारा क्षार है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बना, लवण और जल बना जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और यह जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 16 में 18 में और 21 के एग्जाम में पूछ रखा है, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है एनोडीकरण क्या है, यानी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। क्या कहा है, एनोडीकरण क्या है। जैसे कोई एक शब्द पूछ देता है उसी प्रकार आपका क्वेश्चन है कि एनोडीकरण जो है वह क्या है। आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, यानी देखिएगा आंसर, एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जाता है। यानी कह रहा है कि जब एल्युमिनियम जो है उसका एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। यानी कह रहा है कि एल्युमिनियम की जब एक साफ वस्तु को हम लोग एनोड बनाकर और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराते हैं तो वह जो है कि एनोड पर जो मुक्त ऑक्सीजन गैस, यानी जो एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है वह जो है कि एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करके और इसकी सतह पर जो है वह ऑक्साइड की, यानी क्या है, वह ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है जो कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। यानी यह जो हमारी संपूर्ण प्रक्रिया है वह हमारा एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण जो है वह एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाता है। यानी जैसे देखिए एल्युमिनियम के ऊपर कोई परत चढ़ जाता है तो उसका जो है कि अब संक्षारण होना बहुत ही कम संभावना रहता है, यानी संक्षारण होने की संभावनाएं घट जाती है। क्यों घट जाती है, जैसे देखिए आपने अपने सिंपल भाषा में आपने अपने मोबाइल को देखिए, जैसे आपने अपने मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से उसका जो है कि ग्लास लगा देते हैं, उसके पीछे से कवर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका जो है कि अगर कहीं पे गिर जाता है तो बाई चांस क्या होगा, गिर जाता है तो वह उससे सुरक्षित रहे, यानी यह जल्दी खराब नहीं हो पाए या जल्दी नहीं फूट सके, तो उसका सुरक्षा कर रहा है। उसी प्रकार आपका क्या है, एनोडीकरण है। यह जो है कि एल्युमिनियम को सुरक्षित रखने का एक विधि है। एल्युमिनियम को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एनोडीकरण करते हैं। अर्थात अगर कोई पूछे आपके बोर्ड एग्जाम में 17 के और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। यानी कह रहा है कि सूचक जो है वह क्या है और एक सूचक का नाम भी लिखना है। आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा आंसर है। कह रहा है सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। यानी कह रहा है, यानी वह जो है कि अपने क्या होता है, अम्लीय, यानी उस जो है कि रंग के परिवर्तन के कारण या फिर गंध से, जैसे उसके गंध की पहचान से या रंग की पहचान से उसको पहचान लेते हैं और क्या है, वह अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो उसकी वह आकर के सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका रंगीय सूचक और सेकेंड है आपका गंधीय सूचक। यानी सूचक जो है वह आपका 2 प्रकार के होता है, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। तो आपसे पूछ सकता है कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। ये कौन कौन, तो रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। आप यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे लिटमस,
मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन सूचक के उदाहरण हैं। यानी ये सभी जो है जैसे लिटमस विलियन, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ये सभी आपका कुछ सूचक के उदाहरण हैं। ये सभी जो है वह क्या करता है, किसी भी जैसे विलयन होगा, कोई भी विलयन, वह क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसकी सूचना ये सभी दे देता है। यह जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 22 में पूछा गया है। तो यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 22 से अब 23 में अगर नहीं पूछा तो आपके 24 एग्जाम के लिए आपके लिए ज़्यादा संभावनाएं बनता है। तो आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आया होगा, इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, यानी 10 क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे एक वीडियो में अगर आपको दे देते हैं 50 का 50 क्वेश्चन, तो वह वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो अच्छा प्रकार से नहीं देख पाइएगा और ना ही क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ पाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि क्या करें, इसको जो है कि 10 क्वेश्चन करके आपको जो है कि 5 वीडियो में पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन करा दे। यानी जो भी आपका MVVI 50 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, वह आपको 5 वीडियो में पूरी के पूरी समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वह आप पूरी तरह से लिख पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।